नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे लव आफ्टर रीबर्थ। इस वीडियो के माध्यम से आप लास्ट तक बने रहना, ध्यान से सुनना इस वीडियो के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, आप लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्या आप इससे सीख रहे हो और आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में। आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अब जल्दी से जल्दी हम आगे शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ओपन सीक्रेट। एक खंडहर नुमा जगह में किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। वह आवाज बेहद दर्दनाक थी। वह खंडहर बाहर से पूरा बंजर पड़ा था। दिखने में यह बड़ा सा खंडहर ऐसा लगता था मानो किसी राजा का महल हो। खंडहर के किसी कमरे में एक लड़की के हाथों को जंजीरों से बांधकर ऊपर छत से लटकाया हुआ था। उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उसके शरीर से जमीन पर खून टपककर वहां खून का एक तालाब बन गया था। उस लड़की ने अपना सर नीचे झुका रखा था और उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो रखा था। उसके सामने करीब 29 से 30 साल की लड़की हाथ में चाबुक लिए उसे मारे जा रही थी। उस लटकी हुई लड़की में अब चीखने तक की ताकत नहीं बची थी। चाबुक पकड़ी महिला ने चाबुक के पिछले सिरे से उस लड़की का चेहरा ऊपर किया और उसकी हालत पर हंसते हुए बोली, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने इस चेहरे पर, अपनी ताकत पर, खुद पर। अब देखो, आज तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हें इस हालत में लाने के लिए मुझे क्या कुर्बान करना पड़ा? अपना प्यार। कहते हुए उसने नफरत से उस लड़की का चेहरा झटक दिया। उस लड़की का सर अपनी जगह पर झूलता रह गया। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग उसी तरफ आ रहे हैं। लटकी हुई उस औरत ने अपने खून से तर आंखों को खोलकर हल्के से अपना सर उठाकर सामने देखा। उसके सामने 2 औरतें और एक लड़का खड़ा था। वह उन्हें कैसे नहीं पहचानती? यह तो उसकी जिंदगी के सबसे अहम लोग थे, जिनके लिए उसने अपनी सगी बहन तब को छोड़ दिया था। और उसकी दोस्त जो उसे अपना सब कुछ मानती थी, उससे भी तो उसने मुंह मोड़ लिया था। उनमें से एक महिला आगे आते हुए उस दूसरी महिला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, समा तुम भी कहाँ इस औरत से बातें कर रही हो? तुम्हें तो इससे अपना बदला लेना चाहिए। कहते हुए उस औरत ने मक्कारी से हंसते हुए सामने लटकी हुई लड़की की तरफ देखा। वह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक उम्रदराज महिला प्यार से बोली, बहुरानी कैसी हो? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हो रही ना? वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं है किसी भी चीज को आधा अधूरा करना। करो तो पूरी शिद्दत से करो। क्या करूं? अब मैं हूं ही ऐसी। लटकी हुई लड़की ने अपने सूखे काले पड़े होठों को बड़ी मुश्किल से हिलाया। वाई। उसके इस शब्द से वहां खड़े चारों लोग जोर जोर से हंसने लगे। श्री माहेश्वरी, उस लड़की की सासू मां, उससे बड़े ही प्यार से बोली, बहुरानी तुम इतनी समझदार हो फिर भी तुम समझ क्यों नहीं पाई? चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर ही देनी चाहिए। क्यों है ना? उन्होंने सभी से रजामंदी मांगी। उनमें से वह लड़का आगे आते हुए बोला, क्यों नहीं? मैसेज महेश्वरी, आखिर इसे भी तो पता चले कि उसे सजा किस बात की मिल रही है। कहते हुए वह सभी फिर से जोर जोर से हंसने लगे। उस लटकी हुई लड़की ने उस लड़के को लाचारी से देखा। यह वही आदमी था जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद किया करती थी, पर कभी कह नहीं पाई। उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, और यह तो उसे जान से मारने पर तुला है। सोचते हुए उसकी नजर चाबुक पकड़ी लड़की की तरफ गई, जो कि उसकी चचेरी बहन थी, या यूं कहें उसने उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा बढ़कर माना था। इस औरत के लिए तो उसने अपनी सगी बहन का प्यार तक छीन लिया था और इसकी झोली में डाल दिया था। फिर उसकी नजर अपनी सासू मां पर गई, जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हें अपनी मां का दर्जा दिया था।
लेकिन इस औरत ने उसकी भावना का मजाक बनाकर रख दिया था। श्री माहेश्वरी बोली, कोई बात नहीं बहुरानी, चलो आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। तुम्हें पता है शतरंज जो होता है ना, वह बहुत ही अच्छा खेल होता है, दिमाग के लिए भी और लोगों के लिए भी। उससे लोगों की मानसिकता का पता लगता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जानती हो, हमारा भी राजा है। हमारे और तुम्हारे राजा अलग अलग है, और हमारे राजा का दिमाग इतना शातिर है कि उन्होंने दूसरी तरफ के राजा को ना मारकर उसकी बेगम को निशाना बनाया और उसकी बेगम के हाथों उस राजा को तबाह करके रख दिया। वो लड़की बिना कुछ बोले सुने जा रही थी। उस औरत ने बात जारी रखी, जिस वजह से अब वह राजा किसी काम का नहीं है। क्या तुम देखना नहीं चाहोगी वह राजा कौन है और अभी उसकी क्या हालत है? कोई बात नहीं, तुमसे पहले मैंने उसे भी यमराज के पास पहुंचा दिया है। वैसे मैं उसे तुम्हारे सामने ही मारना चाहती थी, लेकिन वह उन तीनों को देखकर बोली, बुरा मत मानना। क्या करूं? उसकी तारीफ करने से मन भरता ही नहीं है। हाँ तो कहाँ थी मैं? वह कुछ ज्यादा ही चालाक, तेज, बहादुर, शातिर, बेरहम और ना जाने क्या क्या है। लेकिन तुम्हें पता है मेरे सामने उसकी एक नहीं चली। मैंने उसे केमिकल भरे बॉक्स में धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब तक तो उसकी आधी जान चली भी गई होगी। क्या तुम देखना नहीं चाहोगी अपने राजा की हालत? अरे भाई, कहाँ गई दीव? जरा दिखाओ तो इसको इसके सो कॉल्ड रेपिस्ट पति की हालत। मर गया क्या वह? एक औरत मटकते हुए आगे आई और लड़की के सामने खड़ी होकर नफरत से एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मार दिया। फिर अपने हाथ उसके खून से सने कपड़ों पर पहुंचते हुए बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं तो आज शिवाय मेरा होता, लेकिन तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया और मजबूरन हमें उसे मारना पड़ा। नहीं तो हम उसे सिर्फ काबू में करना चाहते थे। वैसे मुझे इतना बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उसे तड़पकर मरते देख मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं उस बॉक्स को तोड़ दूं। क्या करूं? मेरे दिल को वह थोड़ा सा पसंद था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लाई हूं। कहते हुए उसने अपना फोन उसकी आंखों के ठीक सामने कर दिया। जब उन्होंने देखा कि वह लड़की अपना सर नहीं उठा रही है, तो समा उसके बाल पकड़ उसका सर ऊपर की तरफ करते हुए बोली, ध्यान से देख कमीनी, आखिर तेरे ही कारण तो हम उसे इतना चोट पहुंचा पाए हैं। वह तो इतना चालाक था कि उसे भनक भी लग जाए ना कि हम उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, तो वह तो उसी वक्त हमारा खून ना कर दे। और जो यह अभी शतरंज की कहानी सुनी है ना तुमने, उसमें जो वह राजा है ना, वह है शिवाय माहेश्वरी, और उसकी रानी है ना जिसने उसे बुरी तरह से बर्बाद किया था, वह है आर्या शिवाय माहेश्वरी। यानी कि तुम्हारी वजह से ही तो हम उसे मार पाए। तुम नहीं होती तो हम तो उसे छू भी नहीं पाते। श्री आगे आकर उन सभी को आर्या से अलग करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? बहुरानी को दर्द हो रहा होगा ना, पहले उसे अपने रेपिस्ट पति की हालत तो देखने दो। वैसे इसे फर्क क्या पड़ेगा? कौन सा इनमें प्यार जैसा कुछ था ही? आफ्टर ऑल रेप जो किया था इसके पति ने इसका। तभी उनमें से आर्या की चचेरी बहन समा आगे आते हुए बोली, हाँ लेकिन उस बच्चे से तो पड़ेगा ना जिसे यह मार कर आई है। यह सुनते ही आर्या के कान खड़े हो गए। भले ही उसे बाकी सबसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने किसी बच्चे को मारा था, यह तो उसे याद नहीं, और ना ही उसका कोई बच्चा था। तो फिर उसके दिमाग में अचानक से एक क्यूट से 5 साल के बच्चे का फोटो दिमाग में आया। उसके कानों में समा की आवाज आई। समा बोली, आर्या, 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 कितनी बेवकूफ हो तुम। तुमने अपने रेप के बारे में सिर्फ मुझे बताया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी।
तुम अपनी सगी बहन के पास भी नहीं गई जो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, और ना ही अपनी उस दोस्त के पास जो तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा मानती है, बल्कि तुम तो सीधा मेरे पास आ गई। तुम्हें पता है जब 13 साल पहले तुम्हारा रेप हुआ था तो किसने किया था? इसका जवाब वह लड़का देते हुए बोला, समा तुम भी ना कैसे सवाल पूछ रही हो उससे, पूरे 5 साल बाद पता लगाया था इसने कि इसका रेप आखिर किया किसने था। उस लड़के की बात बीच में काटते हुए दीव बोली, तुम भी नाश्रय क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? यह भी तो कितनी मेहनत से इस काम के पीछे पड़ी थी। तभी उन सभी को आर्या की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज बेहद धीमी और कमजोर थी। मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। उसकी बात पर समा जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली, चलो आज तुम्हें सच्चाई बता ही देती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे रेप के बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। तुमने उस बच्चे को रखने का फैसला किया था, और जब वह बच्चा पैदा हुआ था तो वह मरा हुआ था। बुरा हुआ। बेचारी के साथ दीव फेक सेड फेस बनाकर बोली। ओह श्री, दीव की बलाएं लेते हुए बोली। श्रेय बीच में बोला, अरे भई समा की बात तो सुन लो, बोलो बोलो। समा आगे बोली, जिसके बाद तुमने 2 महीने तक खुद को घर में बंद कर लिया था। और तुम लोगों को पता है क्या? समा उन तीनों की तरफ अंगुली करते हुए बोली। तीनों उसे गौर से देखने लगे। समा अपनी फर्स्ट फिंगर अपनी चीन पर टेप करते हुए बोली, यह जो मेरी आदर्शवादी बहन है ना, यह ना उस शिवांश को प्यार करने लगी थी। इसे उसमें अपना बेटा नजर आता था। वह उसकी नकल उतारते हुए बोली। दीव हैरानी वाले एक्सप्रेशन का नाटक करते हुए समा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, फिर क्या हुआ बेब? समा मुस्कुराई और खुद पर गुमान करते हुए बोली, होना क्या है दीव डार्लिंग, मैं तो थी ना इसके साथ दोबारा रे। वह रुकी। उसने झट से दीव की तरफ डरते हुए देखा।